जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन 50 एमसीक्यू से डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एग्रीकल्चर। और आज अपन एग्रीकल्चर बेस्ड 50 एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर के करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे उसको अपन देखेंगे। अपने आप में एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें सबसे अच्छी बात यह रहती है कि ये पूरा एक स्टैटिक टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड सिर्फ पॉलिसीज ज्यादातर इसमें पूछी जाती है। अपन के पास अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो अपन इन एमसीक्यूज को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फुल कंसंट्रेशन के साथ अपन को इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेंगे अपने आप में वो टफ के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। दे विल बी इन बिटवीन मॉडरेट टू टफ लेवल, मतलब मॉडरेट से लेकर टफ में वो रहेंगे। अपन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मॉडरेट से टफ इनका लेवल रहने वाला है। तो आइए फटाफट अपन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर क्या है और किससे रिलेटेड है। फटाफट देखिएगा, यहां पर फर्स्ट एमसीक्यू है। यहां पर हमेशा की तरह मैं आपके लिए कीवर्ड्स को मार्क करते जाऊंगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइस कल्टीवेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज प्रीमियरली कल्टीवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप that requires a temperature range of 25 degree to 30 degree Celsius. Then China is the leading producer and exporter of rice in the world. Then the system of rice intensification consumes more water than conventional flooded irrigation. How many of the above statements are correct? करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, कितने सही है? एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या इनमें से कोई भी नहीं है? अपने आप में इजी क्वेश्चन है। बस कुछ समय के लिए आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक किसान परिवार से है, आप एक कृषक है। बस इसी को आधार बनाते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी नॉलेज अगर अपन को है तो अपन इस तरीके के एमसीक्यूज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट एमसीक्यू, फटाफट इससे सॉल्व करने का प्रयास करें। इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज प्रीमियरली कल्टीवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप दैट रिक्वायर्स अ टेंपरेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेंपरेचर रेंज की बात की जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपन भारत के किस एरिया की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की बात करें जो नियर अबाउट इक्वेटर है, या फिर अपन सेंट्रल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर ये क्राइटेरिया देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है। वही सेकंड स्टेटमेंट की तरफ देखिए, इन चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चाइना बिल्कुल लीडिंग प्रोड्यूसर है, लेकिन जब अपन एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो लीडिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इज भारत, नॉट चाइना। तो यहां पर क्योंकि दोनों ही चाइना को रेफर कर रहा है तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कंज्यूम्स मोर वाटर देन कन्वेंशनल फ्लडेड इरिगेशन। तो यहां पर जो राइस इंटेंसिफिकेशन है इसमें लिखा यह गया है कि इट इज कंज्यूमिंग मोर वाटर देन द कन्वेंशनल फ्लडेड इरिगेशन। तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो राइस इंटेंसिफिकेशन किया जाता है इट ऑलवेज कंज्यूम्स लेस वाटर, और एक प्रकार से ये वाटर सेवर काम करता है या पानी बचाने का काम करता है। तो अपने आप में थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पर हो जाएगा गलत। अब पूछा यह गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने सही है? तो क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है तो अपन बोलेंगे फर्स्ट एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ए, ओनली वन। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कैश क्रॉप्स इन इंडिया। अब कैश क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉटन कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ डीप ब्लैक सॉइल, जूट इज प्रीमियरली ग्रोन इन फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा रीजन, then sugar cane belongs to the bamboo family and tobacco is a drought tolerant crop। तो यहां पर कैश क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा सेम गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट यहां सही है? एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है, तीन सही है, चारों ही स्टेटमेंट यहां पर जो दिए हैं आपको वो सही है। ये क्वेश्चन स्टैटिक है, अपने आप में डायरेक्टली आपसे सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और कैश क्रॉप्स यहां पर दी गई है और उससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट दिया है। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप में ये इजी क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, कैश क्रॉप्स की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली तो ये वो क्रॉप्स होती है जो फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कल्टीवेट करते हैं। फिलहाल ऐसे समझिएगा,
और अगर यहां पर बात की जाए कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, तो ये अपने आप में कैश क्रॉप्स की ही एग्जांपल है। फिलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कॉटन कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ डीप ब्लैक सॉइल। अब ये बिल्कुल सही है, कॉटन कल्टीवेशन रिक्वायर डीप ब्लैक सॉइल, और इस सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो ब्लैक सॉइल का अगर दूसरा नाम कोई हो सकता है तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, या फिर इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो अपने आप में ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ब्लैक सॉइल के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट कोई अगर क्रॉप मानी जाती है तो उसका नाम है कॉटन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है बिल्कुल सही। वहीं सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जूट इज प्राइमरीली ग्रोन इन द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा रीजन। ये भी सही है, पर्टिकुलरली अगर अपन दोनों रीजन्स की बात करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं फ्लड प्लेन्स मतलब प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड डेल्टा रीजन की अपन बात कर सकते तो भारत में सुंदरबन डेल्टा अगर आप ऐसे माने तो वहां पर जूट कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वहीं शुगर केन की बात करें तो शुगर केन बिलोंग्स टू द बैम्बू फैमिली, ये भी सही है। और टोबैको इज अ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, तो ये भी सही है। मतलब टोबैको जो होती है, टोबैको जो क्रॉप होती है वो उन एरियाज में भी कल्टीवेट की जा सकती है जहां पर वाटर स्कैरसिटी है, मतलब इट इज ऑल्सो अ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। तो यहां पर क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट सही है तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी डी, ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एंड आर कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से। कोपरा, रेपसीड, हॉर्स ग्राम, सेसमम और सनफ्लावर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 2 3 1 2 4 5 3 4 5 या 1 2 3 4 5 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। अब अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाए तो ये आपको पता होगा कि किसी भी क्रॉप के लिए एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट तय करती है कि इससे कम में ये बेची नहीं जाएगी और सारी की सारी क्रॉप हम ले लेंगे। एक प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर अपन बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तो इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर 1966-67, सेम ईयर जब प्रोजेक्ट या फिर सेम ईयर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की भारत में शुरुआत हुई थी। और आपको पता ही है ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली भारत में जो अचानक से है ना, भारत में जो अचानक से अनाज की कमी आ गई थी, फूड ग्रेन्स अचानक से फॉल हो गए थे और डिमांड बढ़ते जा रही थी, सप्लाई कम होते जा रही थी, उस चीज को टैकल करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था बाय एमएस स्वामीनाथन इन द ईयर 1966-67। इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा यह गया है कि कितनी क्रॉप, इनमें से कितनी क्रॉप एमएसपी के अंतर्गत आती है। कोपरा, रेपसीड, हॉर्सग्राम, सेसमम और सनफ्लावर। तो अगर बात की जाए कोपरा की तो आपको पता होगा ये जो कोपरा होते हैं वैसे तो शब्दावली में खोपरा भी कहा जाता है, कर्नल्स ऑफ नारियल या फिर कोकोनट का एक प्रकार से चूरा अपन बोल सकते हैं। वहीं अगर रेपसीड और सेसमम और सनफ्लावर की बात की जाए तो दीज 3 आर ऑयल सीड। और वहीं अगर हॉर्स ग्राम की बात की जाए तो हॉर्स ग्राम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, एक प्रकार से अपन चने बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पर अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोपरा, रेपसीड, सेसमम और सनफ्लावर मतलब तीनों ही ऑयल सीड्स तो आती ही आती है, लेकिन हॉर्स ग्राम चने नहीं आते हैं, ये मेमोराइज रखना पड़ेगा। अब अगर थर्ड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दे तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट विल बी बी, 1 2 4 एंड 5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम एनबीएस स्कीम। स्टेटमेंट 1, इट कवर्स ऑल फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग यूरिया and diammonium phosphate. Statement 2, the NBS subsidy is calculated per kilogram of nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur. आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट के रूप में पहला ये आपके लिए एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। Both statement are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. अपने आप में आपके लिए एक और स्टैटिक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। फटाफट इसे भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। इधर ध्यान से देखिएगा,
यहां पर बोल क्या रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कवर्स ऑल फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो यहां पर याद रखिएगा एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत यूरिया नहीं आता है ना, बट इट कवर्स ऑल फर्टिलाइजर्स रिलेटेड विद फॉस्फेट, मतलब यहां पर डाई अमोनियम फॉस्फेट आ जाएगा, फिर आपका फॉस्फोरस से रिलेटेड जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स आते हैं वो आ जाते हैं एक्सेप्ट द यूरिया। क्योंकि यूरिया की अगर बात की जाए तो यूरिया अपने आप में जो रेट तय किया जाता है वो बाय द गवर्नमेंट किया जाता है और ये अपने आप में फिक्स्ड है। इसमें यूनिफॉर्मिटी भी अपन बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 268 रुपीज पर 50 केजी ऑफ बैग आपको मिलता है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए स्टेटमेंट 1 की तो ये हो जाता है इनकरेक्ट। वहीं स्टेटमेंट 2 की बात की जाए तो एनबीएस सब्सिडीज कैलकुलेटेड पर किलोग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, तो ये तो इसका अपने आप में फीचर माना जाएगा। याद रखिएगा इट इज द फीचर ऑफ एनबीएस, जिसे 2024 में ही अपन बोल सकते हैं लॉन्च किया गया था, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है और दोनों की अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं, तो अपने आप में ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 4th एमसीक्यू दैट विल बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो 4th का करेक्ट ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है वो है डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नैनो यूरिया, ये इंपॉर्टेंट है। Nano urea has consistently resulted in higher crop yields compared to the conventional nitrogen fertilizer. Then it has a significantly higher nitrogen use efficiency compared to the traditional urea. Which of the following given above are incorrect? चलिए पहला एमसीक्यू आ गया जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बहुत ध्यान से। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या नाइदर वन नॉर टू। यहां पर इनकरेक्ट नाइदर वन नॉर टू रिप्रेजेंट की दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट इसे भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। स्टैटिक क्वेश्चन अपन इसे बोल सकते हैं फिलहाल अबाउट नैनो यूरिया। तो इधर ध्यान से देखिएगा, अपने आप में नैनो यूरिया के फीचर्स के बारे में बताया गया है और ये अभी काफी ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि जब से नैनो यूरिया का इंट्रोडक्शन हुआ है इट कंसिस्टेंटली, तो अपन फिलहाल ऐसा बोल सकते हैं कि इट कंसिस्टेंटली रिजल्टेड इन हायर क्रॉप यील्ड्स कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फीचर ही है, तो बिल्कुल सही है। वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट हैज अ हाई सिग्निफिकेंट हायर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल यूरिया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। अब अगर बात की जाती है कितने स्टेटमेंट यहां पर गलत है, तो क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नाइदर वन नॉर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के बारे में पूछा गया है। FCI, Food Corporation of India. First statement, it is a body established under the provisions of the Food Security Act 2013. Second statement, the corporation is a public sector undertaking, PSU, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Which of the following statements given above are incorrect? फिर से incorrect statement पूछा गया है about food security और Food Corporation of India, FCI. Static question है, डायरेक्ट आपसे एक इंस्टीट्यूट के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, दैट इज एफसीआई। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉर टू, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। तो पहली बात तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 1964 में आया था और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर माना जाता है इट इज 1965। तो अपने आप में फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहां पर हो जाता है गलत। अब अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज अ PSU, Public Sector Undertaking, which works under the aegis of the Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution. तो ये तो अपने आप में स्टैटिक इसका फैक्ट हो जाएगा। अब पूछा ये गया है कि कितने स्टेटमेंट यहां पर गलत है, इनकरेक्ट, तो क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी A1 ओनली। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड एज बायोफ्यूल क्रॉप। एग्रीकल्चर करे और बायोफ्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। देखिएगा, शुगर केन, जेट्रोफा, मेज, स्वीट सोरगम एंड मिस्कैंथस एंड एलगे। यहां पर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 2 4 एंड 6, 1 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी क्वेश्चन है बायोफ्यूल क्रॉप से रिलेटेड, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। अब याद ये रखना, जब भी कभी बायोफ्यूल क्रॉप्स की बात आती है तो यहां पर जितनी भी क्रॉप्स दी है, शुगर केन, जेट्रोफा, मेज, स्वीट सोरगम, मिस्कैंथस एंड एल्गे, ये सारी की सारी बेनिफिशियल क्रॉप्स मानी जाती है रिलेटेड टू द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो अगर देखा जाए तो यहां पर क्योंकि सारी ही क्रॉप्स बायोफ्यूल क्रॉप्स है, तो अपने आप में क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट विल बी डी। 1 2 3 4 5 एंड 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। यहां पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में पूछा गया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन कोडेक्स स्टैंडर्ड आर लीगली बाइंडिंग फॉर ऑल WTO मेंबर कंट्रीज। Then headquarters of the Codex Alimentarius Commission is located in Geneva, Switzerland. It receives a funding from the regular budget of the World Health Organization and Food and Agriculture Organization. अपने आप में ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात आ रही है। अब इस 4 स्टेटमेंट पे एक अंदाजा थोड़ा आप लगाने का प्रयास कीजिएगा कि या तो ये WTO से रिलेटेड है या फिर ये WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अब बात ये आती है कि आखिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है क्या। तो एक बात याद रखिएगा, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1963 बाय बोथ WHO एंड WHO के अलावा इसमें फाओ भी आ जाता है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसे स्टैब्लिश ही WHO FAO ने किया है तो फंडिंग भी जाहिर सी बात है WHO और फाओ के द्वारा ही की जाएगी। तो अपने आप में अगर देखा जाए इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इट विल बी डी। अब अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए तो क्योंकि फाओ का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, फाओ का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है इट वर्क्स अंडर द फाओ, मतलब इसका भी जो सेक्रेटेरिएट बताया जाता है वो रोम और इटली में ही है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने आप में 8th भी स्टैटिक ही अपन बोल सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया वाज द होस्ट कंट्री फॉर द कॉन्फ्रेंस। इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द Ministry of Agriculture and Ministry of Trade and Commerce. Which of the statement given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? Only 1 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अपने आप में कॉन्फ्रेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। यह भी एक प्रकार से स्टैटिक ही माना जाएगा। 9th MCQ आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से। अगर ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024 की बात की जाए तो इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, ये बिल्कुल सही है। इसकी जो कॉन्फ्रेंस की गई थी या ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इंडिया के न्यू दिल्ली में ही हुई थी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखा जाए तो सही है, लेकिन इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, बल्कि इसमें नाफेड NAFED along with the मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ जाता है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर जॉइंटली पूछा जाए तो इसमें नाफेड मेन होस्ट मिनिस्ट्री या फिर मेन होस्ट मिनिस्ट्री तो नहीं बोलेंगे नाफेड को, लेकिन नाफेड वाज द मेन होस्टिंग इंस्टीट्यूशन, है ना, जब आप ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024 की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है और पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 9th के हिसाब से डेट विल बी A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ब्यादगी कद्दी
and Byadgi Dabbi recently seen in the news? Static question है regarding the Byadgi Kaddi and Byadgi Dabbi. Genetically modified plant है, traditional herbal varieties used in Ayurveda, hybrid chili species from South India या फिर climate resistance crop varieties है. Static question है क्योंकि सिर्फ 4 ही इसमें ऑप्शन दिए हैं और काफी ज्यादा ये सुर्खियों में रहा है. फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसे भी जीआई टैग मिल चुका है. तो देखिए, अगर मैंने बोला जीआई टैग, तो जीआई टैग मींस ग्लोबल इंडिकेशन टैग के आधार पर ही आप समझ सकते हैं. बेसिकली ब्यादगी कड्डी एंड ब्यादगी डब्बी, दीज बोथ आर द वैरायटीज ऑफ चिली, और ये काफी ज्यादा रेड कलर की होती है और मतलब काफी ज्यादा इनका कलर जो है काफी एक बोलते हैं ना चटक लाल टाइप का होता है, तो वैसे ही इन दोनों चिली का कलर जो है वो रेड होता है. इसके अलावा एक काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो यहां पर सी जो ऑप्शन है, हाइब्रिड चिली स्पीशीज फ्रॉम साउथ इंडिया, बेसिकली द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द pomegranate cultivation in India. Pomegranates are believed to have originated from South America. India holds the second position in the production of pomegranate in the world. They cannot withstand frosty condition. How many of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? Only 1, 2, all 3 या इनमें से कोई नहीं. आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पोमेग्रेनेट की कल्टीवेशन की कल्पना करनी है, मतलब अनार की कल्पना करनी है. आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. चलिए इधर देखिएगा, अगर बात की जा रही है पोमेग्रेनेट्स आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो एक्चुअली में जो पोमेग्रेनेट्स है इट वाज बिलीव्ड दैट इनके बारे में यह बताया जाता है कि इनका जो ओरिजिनेशन है इट इज फ्रॉम ईरान और द पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, जिसमें बेसिकली भारत का जो पूर्व देश है, बोलना चाहिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया भी आ जाता है. तो यहां पर अगर बात की जाए तो अपन ईरान, पाकिस्तान एंड एरियाज ऑफ अफगानिस्तान बोल सकते हैं. तो बेसिकली साउथ अमेरिका तो बिल्कुल नहीं है. तो अगर बात की जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट की तो यह हो जाता है गलत. वहीं अगर इंडिया रैंक की बात की जाए तो इंडिया होल्ड्स 7th रैंक व्हेन वी कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ पोमोग्रेनेट इन द वर्ल्ड. तो ये तो एक स्टैटिक फैक्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए अनार के उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ पोमोग्रेनेट्स के बारे में, तो इट स्टैंड्स 7th इन द वर्ल्ड. और फिर बात की जाए तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहां पर फिलहाल गलत हो रहा है ना. तो यहां देखते हैं, दे कैन नॉट विथस्टैंड फ्रोस्टी कंडीशन, मतलब फ्रोस्टी कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ये बिल्कुल सच बात है. अगर आप पर्टिकुलरली इन एरियाज और इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखोगे, लॉजिकली इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखोगे तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट ह्यूमिड मानी जाती है. ठीक है, मतलब बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन आप इसे बोल सकते हैं. तो फ्रॉस्टी कंडीशन से भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा. यहां पर आपका फैक्ट ही यहां पर सूट नहीं कर रहा है. तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट बस यहां पर सही मिल रहा है. तो देखा जाए ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो 11th एमसीक्यू के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ए, ओनली 1. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया 2024 रिपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Asia accounts for more than 80% of the global employment in the primary production of fisheries and aquaculture. Then aquaculture surpasses capture fisheries in aquatic animal production for the first time. The United States is among the top 5 importers of aquatic animal products. How many of the statements given above are correct? कितने statements यहां सही है? और ये क्वेश्चन है आपका सोफिया 2024 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड. फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए. कीवर्ड्स यहां पर फिर से मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं. इधर देखिएगा ध्यान से.
फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, एशिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये बिल्कुल सही है। एशिया 80% पूरा होल्ड करता है व्हेन वी कंसीडर द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, वो भी 80%, मोर देन 80%। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक्वाकल्चर सरपासेस कैप्चर फिशरीज इन एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्वाकल्चर सरपास कर रहा है जो अपनी ट्रेडिशनल जो फिशरीज का प्रोडक्शन होता था, जिसमें अपन कैप्चर करते थे, दूर दराज में जहाजों को भेजकर एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ते थे या फिर उनका प्रोडक्शन करते थे। तो यहां पर पहली बार एक्वाकल्चर प्रमोट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाएगा अगर आप सोफिया 2024 की रिपोर्ट के इस हिसाब से देखेंगे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जनरेट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। और अगर बात की जाए यूएस इज अमंग द टॉप 5 इंपोर्टर्स, तो ये बिल्कुल सही है। यूएस 5th रैंक पर है। बाकी के जो 4 देश है उसमें चाइना, जापान और फिर यूएस भी आपका आ जाता है 4th नंबर पर, है ना। 3rd अभी मेरे से मिस हो रहा है, लेकिन फिर भी चाइना, जापान, यूएस आर द अमंग टॉप 5 इंपोर्टर्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्ट्स या प्रोडक्शन। तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो सही स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो 12th स्टेटमेंट या 12th एमसीक्यू की अगर बात कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट विल बी सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है? अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है। मखाना, ब्लैक पेपर, फिर गोची मशरूम या फिर ब्लैक कार्डेमम। आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है ये ब्लैक डायमंड। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर देखिएगा, ब्लैक डायमंड बेसिकली मखाना को कॉइन किया गया एक टर्म है, या फिर बोल सकते हैं मखाना को ब्लैक डायमंड कहा जाता है ड्यू टू इट्स कलरिंग। और मखाना अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो यूनियन बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, है ना, बेसिकली मखाना के प्रोडक्शन को लेकर बिहार को काफी सारी सौगात दी गई थी, इस कारण ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। तो ब्लैक डायमंड जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉइन किया गया वर्ड है, इट इज बेसिकली फॉर मखाना। ये बात आपको अब याद रखनी पड़ेगी। अपने आप में स्टैटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें ब्लैक डायमंड किसी और को भी रेफर कर सकता है, लेकिन बेसिकली ऑप्शंस के हिसाब से, इन ऑप्शंस के हिसाब से ब्लैक डायमंड मखाना को रेफर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो यहां पर ये एक छोटा सा आपका आर्टिकल है जो हम लोग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के जो करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें ब्लैक मखाना के ऊपर ही पूरा दिया है कि कैसे ये रेलिवेंस है, कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इसका प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना। फॉक्स नट्स के नाम से मखाना को जाना जाता है और अभी रिसेंटली इसे ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जा रहा है और बेसिकली इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ बिहार। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर्स इन द लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर विच रिकॉग्नाइजेस एक्सीलेंस in indigenous livestock rearing and artificial insemination. The award includes the categories for best dairy farmer with a special category introduced in 2024 for the northeastern region among others. तो यहां पर स्टेटमेंट के रूप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, which one of the following is correct in respect of the above statements. तो यहां पर वही आपका पैटर्न है, both statements are correct, statement 2 explain statement 1. Both statements are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Then statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक भी अपन बोल सकते हैं फिलहाल। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर्स इन द लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर विच रिकॉग्नाइजेस एक्सीलेंस इन इंडिजीनियस लाइव स्टॉक एंड रियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहां मैं लिख देता हूं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, के द्वारा स्टार्ट किया गया था रिसेंटली 2024 ही अपन बोल सकते हैं। और अभी हाल ही में इसमें एक और स्पेशल कैटेगरी को एड ऑन किया गया है 2024 में, जो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ही बिलोंग करती है। तो अपने आप में यहां पर फिलहाल दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और बेसिकली स्टेटमेंट 2 का रिलेशन स्टेटमेंट 1 से है। इट बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, क्योंकि उसका एक ब्रॉडर वर्जन यहां पर बताया है और समझाया गया है। तो 14th एमसीक्यू की अगर बात की जाए तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट विल बी ए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो आपके स्क्रीन पर ये 14th नंबर का एमसीक्यू था, रिलेटेड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर टाइप ऑफ सिल्क दिया है मलबरी, इसका कैरेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल स्मूथ एंड टेक्सचर एंड लस्ट्रस अपीयरेंस। मेजर प्रोडक्शन रीजन यहां पर कर्नाटका दिया है। इरी आइसोथर्मल प्रॉपर्टीज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मूगा गोल्डन येलो कलर एंड हाई ड्यूरेबिलिटी एक्सक्लूसिवली इन असम। पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज गिवन इंफॉर्मेशन आर करेक्टली मैच्ड। कितने यहां पर करेक्टली मैच्ड है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। अपने आप में यह भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। मलबरी की अगर बात की जाए तो मलबरी बेसिकली कर्नाटका इसका मेजर प्रोडक्शन रीजन माना जाता है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है। स्मूथ टेक्सचर होता है, लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, और काफी फेमस माना जाता है मलबरी सिल्क, जो बेसिकली बिलोंग करता है कर्नाटका रीजन को या कर्नाटका स्टेट को। फिर वहीं अगर इरी की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है फिलहाल। इरी की बात की जाए तो इरी आइसोथर्मल प्रॉपर्टीज को बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। इरी की अगर बात की जाए तो ये गर्मी में ठंडाता है, ठंड में गर्माता है, यही आइसोथर्मल इसका नेचर कहलाता है। बहुत ही फेमस माना जाता है ये सिल्क, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही माना जाएगा। वहीं अगर मूगा की बात की जाए तो मूगा गोल्डन येलो कलर एंड हाई ड्यूरेबिलिटी एक्सक्लूसिवली इन असम। जब एक्सक्लूसिवली टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो बेसिकली इट होलसोल बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम, और ये काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन असम में फेमस है। तो मूगा, इरी, मलबरी ये तीनों ही अपने आप में स्टेटमेंट सही है, इनके कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल सही है। तो अगर पूछा क्या गया है, यहां पर करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, पेयर्स पूछे गए हैं, तो क्योंकि ऑल 3 आर करेक्टली मैच्ड, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड, तो यहां पर 15th एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड and came into effect in 1995. Then under the market access provisions, all WTO members countries are required to reduce agricultural tariffs and uniform rates. Then the de minimis limit for aggregate measure of support is set at 10% of agricultural production for both developed and developing countries. Which of the statements given above are incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बहुत ध्यान से, है ना। अभी अपन लगातार करेक्ट स्टेटमेंट कर रहे थे, अभी आपकी स्क्रीन पर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि 1 गलत है, 2 एंड 3 यहां पर गलत है, 1 एंड 3 गलत है, या ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फटाफट आपकी स्क्रीन पर है 16th नंबर का क्वेश्चन, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। इधर ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाए 16th की, तो यहां पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बेसिकली अपन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। ये बात तो यहां पर क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रही है। AOA was negotiated during the Uruguay round and came into effect in 1995। ये बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड जो एक्ट पास किया गया था जिसमें सारे देशों ने अपना असेंट दिया था, वो 1994 में था, और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन द सेम ईयर जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही स्टैब्लिश किया गया था, मतलब 1995 की ही बात हो रही है। तो स्टेटमेंट 1 अगर देखा जाए बेसिकली वो यहां पर सही हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरी चीजें यहीं पर छुपी हुई है। अंडर द मार्केट एक्सेस प्रोविजंस, all WTO member countries are required to reduce agricultural tariffs at uniform rates।
अब आप ऐसे सोचिए, WTO मेंबर कंट्रीज में तो डेवलपिंग कंट्रीज भी है, डेवलप्ड कंट्रीज भी है। तो अपन ने अक्सर देखा है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये टैरिफ रिड्यूस करना पड़ता है, वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग है और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यहां पर अलग है। तो जब तीनों के लिए अलग अलग टैरिफ रेट्स है जो उन्हें पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कम करना है, तो फिर कैसे यूनिफॉर्म रेट हो सकता है? यही सबसे बड़ी चीज है। फॉर एग्जांपल अगर दूं मैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 36% तक का है, अप टू फ्यू ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये 24% है, और वही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यहां पर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टैरिफ्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चरल टैरिफ्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि कैटेगराइजेशन डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। अब इससे मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डी मिनिमस लिमिट फॉर एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट इज सेट एट 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फिर से आ गया, फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये भी डिफर करता है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहां पर करेक्ट तो एक ही है, लेकिन फिर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को अपन को मार्क करना है। तो 16th क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, डेट विल बी 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द न्यू इनिशिएटिव्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इनिशिएटिव कृषि रक्षक पोर्टल, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर एफिशिएंट क्रॉप इंश्योरेंस। देन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड रियल टाइम असिस्टेंस। सारथी पोर्टल एंड एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। यहां पर पूछा यह गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कितने यहां पर करेक्टली मैच्ड है? ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, ऑल 3 पेयर, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव पेयर्स। फटाफट इसका भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए अभी तक देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसके इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो देखिए यहां पर दिया कृषि रक्षक पोर्टल, और कृषि रक्षक पोर्टल की अगर बात की जाए तो देखिए नाम में ही रक्षक है, तो पहली बात तो इट कैन नॉट बी रिलेटेड विथ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, है ना, मतलब ये ट्रेनिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता अगर बात की जाए कृषि रक्षक पोर्टल की। अब इस ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए ना, तो एक्चुअली कृषि रक्षक पोर्टल में जो ऑब्जेक्टिव है कृषि रक्षक पोर्टल का, इट ऑफर्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड रियल टाइम असिस्टेंस। और वहीं अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर एफिशिएंट क्रॉप इंश्योरेंस। तो यहां पर 1 और 2 एक्चुअली में मिसमैच थे, तो 1 और 2 यहां पर अपने गलत हो जाएंगे। वहीं अगर सारथी पोर्टल की बात की जाए, एन एग्री इंश्योरेंस सैंड बॉक्स फ्रेमवर्क, और अगर सारथी की भी बात की जाए तो सारथी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सारथी मींस सैंड बॉक्स एग्रीकल्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू होलिस्टिक इंटरवेंशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहां पर थर्ड पेयर सिर्फ सही है, 1 और 2 बिल्कुल भी सही नहीं है, एक्चुअली में मिसमैच है। अब अगर बात की जाए हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो 17th एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट विल बी ओनली 1 पेयर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। इधर ध्यान से देखिएगा, with reference to the नमो ड्रोन दीदी स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काफी ज्यादा ये सुर्खियों में था लास्ट ईयर। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट इक्विपिंग वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विथ ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। द स्कीम प्रोवाइड्स 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेसिंग ड्रोन्स एंड accessories. Which of the following statements given above are correct? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, 1 सही है, 2 सही है, both 1 and 2 या neither 1 nor 2। फटाफट इसका आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 18, अपने आप में यह भी स्टैटिक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आप इसे बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट इक्विपिंग वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विथ ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो ये बिल्कुल सही है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जाती है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से वुमेन्स को ट्रेन किया जाता है, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द रूरल बैकग्राउंड, जो कृषक और जो कृषक परिवार से होते हैं, उन महिलाओं के लिए यह स्कीम लाई गई थी। लेकिन यहां देखिएगा
सेंट्रल सेक्टर स्कीम भले ही है, लेकिन यहां पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, पहली बात तो वो 80% का दिया जाता है, और वो भी कुछ मतलब बोल सकते हैं कुछ लिमिटेड एसेसरीज के लिए। फुल ड्रोन के ऊपर यहां पर 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, मतलब फॉर स्पेशल एसेसरीज ऑफ ड्रोन्स। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ओनली वन, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट एमसीक्यू का जो क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू का है वो हो जाएगा वन ओनली, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहां पर सही है जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड करता है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट इक्विपिंग वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, बल्कि 80% है, और वो भी कुछ लिमिटेड एसेसरीज के लिए। पहली बात तो पूरे ड्रोन के ऊपर कभी भी कोई ऐसी स्कीम नहीं आ सकती जो आपको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, ये भी थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखिएगा। सरकार कभी भी इतनी उदार नहीं होती किसी के भी लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to the world's largest grain storage program, consider the following statement. The plan is being implemented solely by the National Cooperative Development Corporation. NABARD provides financial support for the plan by refinancing primary agricultural credit societies at subsidized rates. Then the implementation of the plan is monitored only at the national level by a national level coordination committee. Which of the following statements are incorrect statement पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड गलत है, 1 और 3 गलत है, या 1, 2, 3 गलत है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कीवर्ड से फिर से मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है, बन जाएगा क्वेश्चन अपने आप में। यह भी एक प्रकार का स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम। तो यहां देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, प्लान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड सोलली बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो याद ये रखना है, आपको हमेशा बताया है कि जहां पर सोलली टर्म आता है, एक्सक्लूसिव टर्म आता है, ऑन दी टर्म आता है, ये अपने आप में थोड़ा क्वेश्चनेबल टर्मिनोलॉजी होती है, गलत होने के इनके चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली ज्यादातर क्वेश्चन जब भी इस कीवर्ड्स के आते हैं वो गलत ही होते हैं। तो यहां पर सोलली एनसीडीसी के द्वारा इस प्लान को नहीं लाया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन ऑब्वियसली एफसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एनसीडीसी तो है ही है, फिर नाबार्ड भी यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर कई सारे ऐसे छोटे इंस्टीट्यूट भी है जो इसके पीछे, इस प्लान के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल एनसीडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप याद रख सकते हैं। तो सोलली जो टर्म है वो अपने आप में इस स्टेटमेंट को गलत कर देती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, नाबार्ड प्रोवाइड्स, देखिए नाबार्ड आ ही गया है, नाबार्ड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्लान बाय रीफाइनेंसिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, मींस PACS एट सब्सिडाइज रेट। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज मॉनिटर्ड ओनली एट द नेशनल लेवल बाय द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी। ऐसा नहीं है, नेशनल, इसके अलावा स्टेट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, और इन तीनों ही लेवल पर तीनों की ही कोऑर्डिनेशन कमिटी को यहां पर स्टैब्लिश किया गया है। तो ओनली यहां पर फिर से टर्म आ रहा है जो कि इसको गलत बना देता है। मतलब हर एक लेवल पे अपनी एक कमिटी रहेगी, अपनी एक कोऑर्डिनेशन कमिटी रहेगी जो मॉनिटर करेगी हर एक चीज को। तो यहां पर थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट बस गलत है, तो यहां पर पूछा भी गलत गया है। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो ओनली 1 और 3 आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। With reference to the National Mission on Edible Oils or oil seeds, NMEO oil seeds, consider the following statements. The mission aims to increase India's domestic edible oil production. Then only primary oil seeds are covered under this mission. Then the Sathi
अभी पहले अपन ने सारथी पढ़ा था, इट इज अ सारथी पोर्टल under NMEO oilseed is designed for seed authentication, traceability and inventory management. How many of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? Only one, only two, all three, या इनमें से कोई नहीं? आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20 विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इधर ध्यान से देखिएगा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स। अब एक्चुअली इसे 2024 में 7 इयर्स के लिए लॉन्च किया गया है ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। तो उसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आत्मनिर्भरता की बात आती है तो अपने आप में सारे क्वेश्चन जो रहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से भारत चल रहा है, भारत की ग्रोथ रेट चल रही है, भारत खुद को जिस तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने में लगा हुआ है, अग्रसर है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द मिशन एम्स टू इंक्रीज इंडिया से डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, 2030 यहां पर टारगेट दिया गया है। 2024 में इसे 7 ईयर के लिए लॉन्च किया गया है और यहां पर टारगेट कितना दिया गया है? 2030, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखिए फिर से यहां पर टर्म क्या आ गया? ओनली प्राइमरी ऑयल सीड्स आर कवर्ड अंडर दिस मिशन। तो अगर सिर्फ प्राइमरी सीड्स को आप कंसीडर करोगे तो फिर कैसे अचीव कर पाएंगे आत्मनिर्भर भारत का एक ड्रीम? तो यहां पर प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी ऑयल सीड्स जो होते हैं उनको भी कंसीडर किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी की बात की जाए तो यहां पर आ जाएगा फिलहाल प्राइमरी में सोयाबीन, सनफ्लावर, है ना, सोयाबीन, सनफ्लावर प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। वहीं सेकेंडरी के अंतर्गत बात की जाए तो यहां पर पाम ऑयल आ जाता है और फिर कोकोनट ऑयल आ जाता है। तो यहां पर दोनों ही क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा गया है, मतलब प्राइमरी एज सेकेंडरी ऑयल सीड्स बोथ आर कवर्ड अंडर दिस मिशन। तो सेकंड स्टेटमेंट फिलहाल यहां गलत हो जाता है क्योंकि सिर्फ प्राइमरी सीड्स की बात आ रही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, साथी पोर्टल अंडर NMEO ऑयल सीड्स इज डिजाइंड फॉर सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने सारथी पोर्टल पढ़ा था, ये साथी पोर्टल है, मैंने आपको बताया था। साथी मींस सीड ऑथेंटिकेशन, एंड टेक्नोलॉजी हैंडलिंग इंटरवेंशन। मींस साथी का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो सीड ऑथेंटिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैंडलिंग इंटरवेंशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये अपने आप में इसका सबसे बड़ा फीचर माना जाएगा किसका? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल से। ये पोर्टल है और इस पोर्टल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? सीड ऑथेंटिफिकेशन करना, ट्रेसेबिलिटी और इन्वेंट्री और उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना। तो अपने आप में ये उसका फीचर है। तो यहां पर क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं और 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी 2, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। तो हेंस 20 MCQ का बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल जूट बोर्ड। अब इधर ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि किसी बोर्ड के बारे में पूछा गया है। नेशनल जूट बोर्ड इज गवर्न्ड बाय द नेशनल जूट बोर्ड एक्ट ऑफ 2008। द जूट ICARE scheme primarily supports large scale jute growers with advanced technologies for cultivation and writing processes. The Jute Packaging Materials Act JPMA 1987 promotes the use of jute bags for packaging food grains and sugar. आप पूछा क्या गया है उसको ध्यान से देखिए। Which of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट्स यहां पर सही है? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, या तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में यहां पर सही है। आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 21 रिगार्डिंग द नेशनल जूट बोर्ड। यहां देखिएगा ध्यान से, नेशनल जूट बोर्ड इज गवर्न बाय द नेशनल जूट बोर्ड और जूट बोर्ड एक्ट 2008। तो ये तो बिल्कुल सही है। इस बोर्ड को थ्रू द नेशनल जूट बोर्ड एक्ट ऑफ 2008 से गवर्न किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, जूट ICARE स्कीम प्रीमियरली सपोर्ट्स लार्ज स्केल जूट ग्रोअर्स। कभी भी कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आती है जो बेसिकली बड़े तख्ते के लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाए। तो बेसिकली यहां पर जो लार्ज स्केल जूट ग्रोअर्स है वो गलत हो जाएगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा डेट विल बी स्मॉल एंड
मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, ठीक है, ना कि लार्ज स्केल जूट ग्रोवर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हो गया गलत। वही थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, द जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट जेपीएमए 1987 प्रमोट्स द यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर पैकेजिंग फूड ग्रेन्स एंड शुगर। ये बिल्कुल सही है। जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली आपके जो भी चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा या फिर शुगर हो जाएगा, वहां पर जो उनकी पैकेजिंग होती है वो जूट बैग्स के थ्रू ही होना चाहिए। ऐसा जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के द्वारा प्रमोट किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर पूछा जा रहा है कितने स्टेटमेंट्स यहां पर सही है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी 1 एंड 3। 1 एंड 3 मतलब बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। स्टैटिक क्वेश्चन है अपने आप में, ध्यान से इसे देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड कर रहा है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड अंडर द मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट सपोज्ड ओनली फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स एक्सक्लूडिंग plantation crops like coconut and cashew. It is implemented under the Green Revolution Krishi Unnati Yojana and provides financial assistance to state horticulture mission. The funding pattern is 100% centrally funded for all states including the north, eastern and Himalayan states. आपकी स्क्रीन के सामने है रिगार्डिंग द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्वेश्चन। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, अपने आप में यह भी एक स्टैटिक इन नेचर क्वेश्चन माना जाएगा। फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। इधर ध्यान से देखिएगा। अगर पर्टिकुलर MIDH मिशन की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। अब देखिएगा, इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अपने आप में ये स्टैटिक क्वेश्चन था, क्योंकि जब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात की जाती है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहां पर ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसे जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, इट इज अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1966 से 67 में की गई थी। और जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जिन्हें कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन थे। और इसको किस और योजना के अंतर्गत रखा गया है? तो कृषि उन्नति योजना विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन। तो अपने आप में क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो भी बिल्कुल सी, क्योंकि यहां पर मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल पूछी गई है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये गलत हो जाता है। इट सपोर्ट्स ओनली फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। ओनली टर्मिनोलॉजी आ गई, फ्रूट और वेजिटेबल के और से ज्यादा एक्सपेंशन है, तो ये भी गलत हो जाता है। वहीं अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात की जाए तो फंडिंग पैटर्न 100% सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के लिए है, सभी राज्यों के लिए कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पर ये स्टेटमेंट्स भी टेक्निकली गलत हो जाता है। तो 22 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द organic product certification in India, consider the following statements. The unified India organic logo has been introduced to replace both India organic and Jaivik Bharat logo. ठीक है। Second statement, the national program on organic production is regulated by the Agricultural Processed Food Products Export Development Authority, APIDA, Agricultural Processed Food Products Export Development Authority. Which of the statements given above are correct? फिर से सेम पैटर्न है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, नाइदर वन नॉर टू, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। स्टैटिक क्वेश्चन है अपने आप में, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा।
इधर ध्यान से देखिएगा, विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली बात तो ये जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन वाली बात आती है, ये हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू इसे जारी किया जाता है। अब हुआ क्या है, द यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस बोथ द इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोस। तो पहले अलग अलग लोगो का पैटर्न था, अलग अलग लोगोस आइडेंटिफाई करके रखे थे फॉर इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत के लिए, तो अब उसे रिप्लेस करके एक ही इंटीग्रेटेड लोगो यहां पर डिजाइन किया गया है, दैट इज यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। और इसे कंबाइंडली FSSAI प्लस अपीडा विच मींस एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। वही सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय द अपीडा, ये भी बिल्कुल सही है। अपीडा की बात की जाए तो बेसिकली इसे 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, जो बकायदा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट से रिलेटेड हर तरीके के रेगुलेशंस को बनाकर रखता है या रेगुलेट करता है सारी चीजों को। तो यहां पर 23rd का जो पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही है, तो क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2, तो यहां पर 23rd MCQ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या रीड करता है, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिलो प्रोजेक्ट्स बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द PPP मॉडल इज एम्ड एट एनहेंसिंग ग्रेन स्टोरेज एफिशिएंसी एंड reducing post harvest losses. Statement 2, traditional warehouse storage in India faces challenges such as pest infestations, moisture fluctuations, high pilferage rates which impact grain quality and availability. तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स आपसे पूछे गए हैं और वही जो पैटर्न चलता है, कितने या फिर जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं जो ऑब्जेक्टिव्स है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, वेयर एज लास्ट जो है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आपके सामने सिलो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, सेलो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पुराना जो वेयरहाउस पैटर्न चला आ रहा था, जिसमें कई सारी समस्याएं, कई सारे चैलेंजेस का यहां पर सामना करना पड़ रहा था फार्मर्स को और स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को भी, तो ये अपने आप में हमेशा से चैलेंज बना हुआ था। अब हुआ यह है कि सेलो प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले तो समझते स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेलो प्रोजेक्ट्स बाय द FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द PPP मॉडल मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एम्ड एट enhancing grain storage efficiency and reducing post harvest losses। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट 2 क्या रीड कर रहा है, ट्रेडिशनल वेयरहाउस स्टोरेज इन इंडिया फेसेस चैलेंजेस सच एज पेस्ट इन्फेस्टेशंस, मॉइस्चर फ्लक्चुएशंस, high pilferage rate which impact grain quality and also availability। तो यहां देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट रिलेटेबल है, अपने आप में दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्योंकि स्टेटमेंट 2 करेक्टली इंप्लाई कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, क्योंकि सिलो प्रोजेक्ट को लाने का कारण ही ट्रेडिशनल वेयरहाउस को रिप्लेस करना है, क्योंकि जो चैलेंजेस फेस हो रहे थे ट्रेडिशनल वेयरहाउस में, ये अपने आप में कंसर्निंग थे और हमेशा से ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता। तो यहां पर 24 क्वेश्चन की अगर एमसीक्यू की बात की जाए, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24th एमसीक्यू का, वो हो जाएगा ए, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, वेयर एज स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो आपके लिए एक और स्टैटिक क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। यहां पर की कंपोनेंट दिया है और इंप्लीमेंटिंग एंड सपोर्टिंग एजेंसी के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल क्लस्टर अप्रोच, कृषि विज्ञान केंद्र, प्रेफरेंसेस एरियाज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, फार्मर्स ट्रेनिंग, ग्राम सभा। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कितने यहां पर पेयर करेक्टली मैच्ड है, ओनली 1, 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 25 विद रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस टू द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा।
अब अगर बात करें NMNF की, तो ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया था। अब की कंपोनेंट्स की बात करते हैं इसके। अगर NMNF की बात की जाए तो जो क्लस्टर अप्रोच है, इसकी जो इंप्लीमेंटिंग और सपोर्टिंग एजेंसी है वो कृषि विज्ञान केंद्र मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। वहीं अगर प्रेफरेंसेस एरियाज की बात की जाए तो यहां पर ग्राम सभा को टारगेट किया गया है। वहीं अगर फार्मर ट्रेनिंग की बात की जाए तो फार्मर ट्रेनिंग भी PACS के अंतर्गत ही की जाती है। तो यहां पर एक्चुअली में ये मिसमैच हो गया है फिर से, तो यहां पर ये दोनों ही पेयर गलत माने जाएंगे। और अगर बात की जाए कि कितने यहां पर पेयर से सही है, तो क्योंकि ओनली वन पेयर इज करेक्ट, तो यहां पर स्टैटिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा डेट विल बी ए, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। नाबार्ड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट बाय रीफाइनेंसिंग PACS at subsidized rates of approximately 1% with an additional 3% interest subsidy under the AIF scheme for projects up to 2 crores. Then second, the plan is implemented solely by the National Cooperative Development Corporation without the support of any other agencies. Then लास्ट जो आपका इसमें ऑप्शन है, नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी NLCC हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विथ मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज टू एंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? 1 3 2 3 1 ओनली या 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। फटाफट से भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मिलता जुलता क्वेश्चन है प्रीवियस वन से, जिसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम की बात की थी, यहां पर प्लान आ गया है और पैटर्न चेंज हो गया, ऑप्शन चेंज हो गया। थोड़ा बहुत अगर आप रिलेट करने का प्रयास करेंगे तो यह भी आपसे बन सकता है। तो देखिए ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, नाबार्ड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट बाय रीफाइनेंसिंग PACS एट सब्सिडाइज रेट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1% with an additional 3% interest subsidy under the AIF scheme for projects up to 2 करोड़ रुपीस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसका फीचर ही है ये, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान का ये फीचर है। लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट में आइए, फिर से द प्लान इज इंप्लीमेंटेड सोलली टर्म आ गया है। अब अपन नाबार्ड की बात कर रहे हैं और यहां पर सोलली टर्म आ गया है और बोल रहा है कि इट इज सोलली इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब NCDC, विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी अदर एजेंसी। तो जब आपने नाबार्ड लिखा है तो कैसे किसी और एजेंसी का आप सपोर्ट नहीं ले सकते? तो यहां पर बेसिकली सोलली नहीं आएगा, यहां पर FCI, इसके अलावा नाबार्ड, इसके अलावा खुद NCDC, इन सब के द्वारा इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है गलत। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, अ नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विथ मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल एजेंसीज टू एंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो ये बिल्कुल सही है, यहां पर इन सब के माध्यम से इसके प्रॉपर और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात कही गई है थ्रू द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो क्योंकि 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट, तो यहां पर 26 MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are key principles of zero budget natural farming? अब ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हमेशा से सुर्खियों में रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्रॉप डाइवर्सिटी एनकरेजेस मिक्स्ड क्रॉपिंग ओनली, एप्लीकेशन ऑफ जीवम रोथा टू एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, मल्चिंग टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड इंप्रूव ऑर्गेनिक मैटर। फिर वापसा मल्चिंग, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं यहां पर, क्रॉप डाइवर्सिटी। मल्चिंग के बाद जो फोर्थ है, वापसा टू मेंटेन सॉइल एरेशन एंड रिड्यूस वाटर डिपेंडेंसी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्राइटेरिया, सारे फैक्ट्स को आपको आधार बनाते हुए इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। तो यहां देखिएगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड आउट कर रहा है, क्रॉप डाइवर्सिटी एनकरेजेस मिक्स्ड क्रॉपिंग ओनली। तो यहां पर क्रॉप डाइवर्सिटी बस एनकरेज नहीं करती है मिक्स क्रॉपिंग को, इसमें क्रॉप रोटेशन भी आ जाता है, फिर पॉलीकल्चर भी आ जाता है। अल्टीमेटली बात की जाए मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जीवामृता टू एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। तो जीवामृता एक प्रैक्टिस है जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। वही मल्चिंग की बात की जाए, मल्चिंग काफी ज्यादा हमेशा से सुर्खियों में रहा है, सॉइल मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर को इंप्रूव करने के लिए हमेशा से मल्चिंग की जाती है। ये बहुत बेसिक प्रैक्टिस मानी जाती है, मल्चिंग एंड वापसा दोनों ही, ये दोनों ही प्रैक्टिस काफी ज्यादा आपके सॉइल के रिगार्डिंग और उसके एक प्रकार से बोलना चाहिए एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। और वहीं अगर वापसा की बात की जाए तो जो स्टेटमेंट है ना, टू मेंटेन सॉइल एरेशन एंड रिड्यूस वाटर डिपेंडेंसी, तो ये भी बहुत बेसिक प्रैक्टिस मानी जाती है जब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। तो यहां पर क्योंकि यहां पर ओनली 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर 1 को भी आप एलिमिनेट कर दे तो यहां पर 1 को एलिमिनेट करने में सीधे सीधे आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो डेट विल बी 2, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। विद रेफरेंस टू अन्ना चक्र इनिशिएटिव एंड स्कैन पोर्टल, scan portal, consider the following statements. Anna Chakra is a public distribution system supply chain optimization tool developed in collaboration with the World Food Program and IIT Delhi. Where the scan portal facilitates a single window system for the direct distribution of food grains to beneficiaries under the National Food Security Act. Which of the following statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 28 with reference to the अन्ना चक्र इनिशिएटिव एंड द स्कैन पोर्टल। बहुत आराम से बनाइएगा, बहुत अच्छे से इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अन्ना चक्र इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्ली। तो ये बिल्कुल सही है रिगार्डिंग द अन्ना चक्र इनिशिएटिव एंड स्कैन पोर्टल। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द स्कैन पोर्टल फैसिलिटेट्स अ सिंगल विंडो सिस्टम। यहां पर ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है यही सबसे बड़ी चीज है, ये डाउटेड है। फॉर द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो कोई भी अपने यहां पर फिलहाल ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जहां पर सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए, वो भी विशेषकर आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी। यहां पर बाकायदा बहुत ही बेहतरीन लेवल की मॉनिटरिंग की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, सप्लाई फूड चेन ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से सर्विलेंस करके देखा जाता है। उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती है, मल्टीपल चेन ऑपरेशन यहां पर होते हैं। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत रिगार्डिंग द स्कैन पोर्टल। तो अगर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 एमसीक्यू 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, है ना, आगे बढ़ने के पहले, ये जो अन्ना चक्र इनिशिएटिव है और स्कैन पोर्टल है, इसे 2024 लास्ट ईयर ही बाय प्रहलाद जोशी लॉन्च किया गया था। काफी ज्यादा ये सुर्खियों में रहा था, है ना, काफी ज्यादा ये सुर्खियों में रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट विद द और विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसे तो वर्ल्ड बैंक ने खुद प्रेस किया था, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है ना, सिर्फ एक होगा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर फार्मर्स वाया द पीएम किसान ऑनलाइन पोर्टल। People who file income tax return are included in the scheme. Then it includes all farmers regardless of land holding size. It is implemented as a central sector scheme. फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, अपने आप में बहुत स्टैटिक और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पीएम किसान सम्मान स्कीम की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा इस स्कीम के तहत एनुअली 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया था टू द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया, भारत के किसानों में। अब किसान अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने लगेगा तो फिर क्या ही मतलब रहेगा इस स्कीम का। तो यहां पर अगर बात की जाए इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 एमसीक्यू 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी,
है ना। बाकी के ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये पीएम किसान सम्मान निधि के अपने आप में फीचर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नैम। ठीक है, अपने आप में देखिए 4 ऑब्जेक्टिव है, स्टैटिक माना जाएगा। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर physical mandis connecting farmers directly with consumers. Then it bypass APMC mandis providing a fully online trading platform. Then the platform connects physical mandis nationwide for interstate agricultural trading. And eNAM lets farmers sell produce directly from home without visiting mandis. तो यहां पर अपने आप में ई नाम से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। स्टैटिक क्वेश्चन माना जाएगा, ये भी इजी है, बन जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी पर। चलिए अगर ई नाम की बात की जाए, मींस ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसे 2016 में लाया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले तो अपन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क करते हैं। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फिजिकल मंडीज, फिजिकल मंडीज ही हट जाएगी तो फिर कनेक्टिविटी कैसे होगी इन बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स, पहली चीज तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यहां पर एलिमिनेशन ही बोल दिया गया है और ऐसा हो ही नहीं सकता है भारत में जिस तरह की व्यवस्था है फिलहाल। इट बाईपासेस एपीएमसी मंडीज प्रोवाइडिंग अ फुली, बाईपासेस एपीएमसी मंडीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडीज प्रोवाइडिंग अ फुली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो ये भी गलत हो जाता है। ये फुली ऑनलाइन नहीं है, मतलब ऑनलाइन और फिजिकल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहां पर आवश्यकता है, तो फुली यहां पर टर्मिनोलॉजी गलत हो जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है ना। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स फिजिकल मंडीज नेशन वाइड फॉर इंटर स्टेट एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग, ये इसका एक्चुअल फीचर है किसका, ई नैम का। और वहीं अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात की जाए, ई नैम लेट्स फार्मर सेल प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम होम विदाउट विजिटिंग मंडी, तो ये तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात की जाए एमसीक्यू 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी सी, प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स फिजिकल मंडीज नेशन वाइड फॉर इंटर स्टेट एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आर करेक्ट, food waste index report are correct. It is released by the Food and Agriculture Organization. फिर it monitors food and inedible parts wasted globally and national level. Which of the statements given above are correct? Easy question है regarding the food waste index report. फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 31। यहां देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, इट इज रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गलत हो जाता है। इट इज ऑलवेज रिलीज बाय यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में किया गया था। और बात की जाए इसका ऑब्जेक्टिव, तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट का हमेशा से ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, या फिर ये रिपोर्ट क्या शो करती है, तो जितना भी वेस्ट है, चाहे वो फूड हो या कोई भी इनएडिबल पार्ट हो जो ग्लोबली रहता है, उसके रिगार्डिंग ये कंसर्न पेश करती है। और अगर इसकी रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए तो यहां पर फर्स्ट रैंक पर चाइना है और सेकंड रैंक पर भारत है। अब ये रैंकिंग कोई अच्छी रैंकिंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ये फूड वेस्ट की रैंकिंग मानी जाती है, जिसमें भारत भी दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा खाने को वेस्ट करता है ग्लोबली। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट, इट मॉनिटर्स फूड एंड इनएडिबल पार्ट्स वेस्टेड ग्लोबली एंड नेशनल लेवल, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। अब पूछा क्या गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डेट विल बी B2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी and nutrition in the world, SOFI 2024 report. Statement 1 ये बोल रहा है, it highlights that global hunger levels have returned to those observed in 2008 and 2009. Second, the report is released by the IMF and the World Bank. Which one of the following statement is correct in respect to the above statements? Statement 1 and 2 both are correct. Statement 2 explain statement 1. Both statements are correct. Statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए।
यहां देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं स्टेटमेंट 1 है, इट हाइलाइट्स दैट द ग्लोबल हंगर लेवल्स हैव रिटर्न टू दोज ऑब्जर्व्ड इन 2008 एंड 2009। ये स्टेटमेंट तो फिलहाल सही है अगर देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू द सोफी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, तो ये गलत हो जाता है। जब भी कभी फूड सिक्योरिटी और फूड से रिलेटेड कोई इंडेक्स रिपोर्ट की बात आती है तो ज्यादातर उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगे, सबसे पहली बात तो फाओ मिलेगा, फिर यूनिसेफ मिलेगा एंड WHO मिलेगा। तो यहां पर अल्टीमेटली 3 आपके बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक तो कतई नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 यहां पर गलत हो जाता है। और दोनों का वैसा भी देखा जाए तो आपस में फिलहाल अभी कोई रिलेशन है भी नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन ने एक और MCQ पहले भी सॉल्व किया था जिसमें फाओ का जिक्र था, तो वो एक आपके लिए हिंट थी। तो यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32 का तो बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 MCQ 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 consider the following statements. It was organized solely by the Indian Council of Agricultural Research ICAR. The theme of the conference was caring for soils beyond food security, mitigating climate change, enhancing ecosystem services. Which of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आपकी स्क्रीन के सामने एक और स्टैटिक क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, अच्छे से लगाइएगा। कीवर्ड्स आपके लिए फिर से मैंने मार्क कर दी है ना, गलती नहीं करना है आपको, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, फिर से वही टर्मिनोलॉजी है, सोलली। इट वाज ऑर्गेनाइज सोलली, तो सोलली बताया ही जा रहा है। आप पर इतनी सारी सीरीज में 50 MCQ लगातार सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आपको हर बार देखा है आपने सोलली, एक्सक्लूसिव, ओनली, ये टर्मिनोलॉजी गलत ही हो रही है। लेकिन फिर भी 100% मैं फिर भी यहां पर आपसे नहीं बोलूंगा कि ये गलत होता है, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। फिलहाल तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसे सिर्फ ICAR नहीं करता है, ICAR के साथ इसमें फाओ भी इन्वॉल्व है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सोलरली फिर भी यहां पर गलत हो जाएगा। और वहीं अगर थीम की बात की जाए तो ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 जो न्यू दिल्ली में हुई थी लास्ट ईयर, न्यू दिल्ली में हुई थी लास्ट ईयर, है ना, उसकी जो थीम रखी गई थी वो केयरिंग फॉर सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनहेंसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज थी। तो यहां पर ये स्टैटिक क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है तो मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 33। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मतलब क्वेश्चन नंबर 34 विद रेफरेंस टू द मिशन मौसम। मिशन मौसम है 2024। Consider the following statements. Consider the following statements. First statement, it is a project launched by the Ministry of Culture to study ancient maritime trade routes. Then the initiative aims to make India a weather ready and climate smart nation. It includes the deployment of Doppler weather radars, wind profilers, marine automatic weather stations at required locations. Which of the following statements given above are correct? फिर से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, only 1, 3 only, 2 and 3, 1, 2 and 3। आपके लिए एक और स्टैटिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मिशन मौसम। ध्यान से, मिशन मौसम है 2024। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो इधर ध्यान से देखिएगा, अगर पर्टिकुलरली मिशन मौसम की बात की जाए, मैं यहां लिख देता हूं मिशन मौसम की अगर बात की जाए तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस।
तो यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो रीड करा, इट इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्टडी एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो वो प्रोजेक्ट मौसम था। ये बहुत ही बेहतरीन और ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट मौसम और मिशन मौसम में बहुत अंतर है ना। ये पहली बात तो प्रोजेक्ट है, वो मिशन है ना। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट द इनिशिएटिव एम्स टू मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। ये बिल्कुल इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंतर्गत डॉपलर वेदर रेडार्स, विंड प्रोफाइलर्स, मराइन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को रिक्वायर्ड लोकेशन में डिप्लॉय किया जाएगा। यह मिशन मौसम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट सही है, मतलब 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी 2 and 3, मतलब सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रोम डिक्लेरेशन रिसेंटली इन न्यूज is primarily related to which of the following? First statement, addressing water scarcity challenges in agriculture, then promoting global trade in agriculture commodities, then regulating the use of genetically modified crops, then enhancing soil fertility through organic farming। तो यहां पर रोम डिक्लेरेशन से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो रोम डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली 2024 इटलीज कैपिटल रोम में हुआ था। और याद रखिएगा, जब कभी भी रोम का नाम आता है, जस्ट अ मोमेंट, जब कभी भी रोम का नाम आता है तो हमेशा हमारे माइंड में रोम में जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो किसका है? फाओ का है। तो मतलब एक प्रकार से ये जो बैठक हुई थी, इट वॉज अंडर द एगीज ऑफ द फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रोम डिक्लेरेशन कहा गया था। यहां पर जो डिस्कशन हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेसिंग वाटर स्कार्सिटी चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर यहां पर डिक्लेरेशन किया गया था। तो अपने आप में ये स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू रोम डिक्लेरेशन, आपको सीधे सीधे तौर पर इसे याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, IFAD इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी of the United Nations established in 1977 to address rural poverty and promote sustainable agricultural development। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, IFAD focuses on improving the livelihoods of smallholder farmers, supporting sustainable agricultural practices to enhance food security and economic opportunities। Which of the following statements given above are correct? इसमें से कितने स्टेटमेंट्स सही है? सिर्फ एक, दो, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1977 में हुआ था, डेट वर्क्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस रूरल पॉवर्टी एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरा इसका फीचर है। अगर इसके सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो इसका सेक्रेटेरिएट भी रोम इटली में ही है, रोम इटली में ही माना जाता है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो इट फोकसेस ऑन द on improving the livelihoods of smallholder farmers, supporting sustainable agricultural practices to enhance food security and economic opportunities। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही माना जाएगा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 में IFAD के दोनों ही बेसिक फीचर है, एक एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है और एक इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। तो यहां पर क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी सी, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था लास्ट ईयर। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्रीमियरली एम्ड एट स्टोरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग, then conducting research on hybrid seed varieties for climate resilience, developing high yield crop strains for food security programs, preserving global crop diversity as a backup during crisis। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। इजी क्वेश्चन है, वैसे अगर आप एक बार थोड़ा सोचेंगे तो आपसे बन जाएगा, आराम से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी सुना है तो इधर देखिएगा, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट की बात करें तो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द नॉर्वे, है ना। अब इसे याद रखिएगा, इसे डूम्स डे वॉल्ट भी कहा जाता है, डूम्स डे वॉल्ट भी कहा जाता है। और इस तरह के वॉल्ट का यूज क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर डूम से टर्मिनोलॉजी भी आ रही है तो मतलब एक बैकअप प्लान तैयार करना है ताकि कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाए, कुछ ऐसी आपदा आ जाए जिसमें पूरा विश्व खतरे में आ जाए, तो कम से कम कुछ स्टोर करने के लिए हमारे पास ग्रेन्स तो होने चाहिए, एक बैकअप तो होना चाहिए। तो यहां पर इससे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन है तो वो है डी, प्रिजर्विंग ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी एज अ बैकअप ड्यूरिंग क्राइसिस। अब वो क्राइसिस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर स्वालबार्ड सीड वॉल्ट याद रखिएगा, नॉर्वे से रिलेटेड है, डूम्सडे वॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो 37 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWFP। It is the world's largest humanitarian organization focused on addressing hunger and promoting food security. World's largest humanitarian organization. Second statement, it was awarded Nobel Peace Prize in 2020 for its efforts in combating hunger and fostering peace in conflict zone. Its headquarters is located in Geneva, Switzerland. Which of the following statements given above are correct? Statement 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, अगर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की जाए तो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1967 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। काफी सारे आज रोम इटली के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात आती है और एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक्स की बात आती है तो रोम इटली में ही काफी सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। और एक प्रकार से इटली को इसीलिए अक्सर यूरोप का भारत भी कहा जाता है, मतलब इंडिया ऑफ यूरोप, है ना, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही मानी जाती है काफी लंबे समय तक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बात कर सकते हैं। फिलहाल अपन UNWFP की बात करते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It was awarded the Nobel Peace Prize in 2020 for its efforts in combating hunger and fostering peace in conflict zone। ये बिल्कुल सही है। इसे 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, मतलब शांति का पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो अब भी देखा अपन ने, इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है, हेडक्वार्टर है, वो रोम इटली में है और यहां पर जेनेवा स्विट्जरलैंड दिया है, तो अपने आप में थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और अगर आप थर्ड को एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस में तो सी गया, डी गया, बी गया, बचा क्या, ए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ए 1 एंड 2। तो इजी एलिमिनेशन था, इजी एलिमिनेशन था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसी के आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर UNWFP का नॉलेज है तो। अपन को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च द जीरो हंगर चैलेंज। फिर से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनेप, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। अपने आप में इजी क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। जीरो हंगर चैलेंज। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, जीरो हंगर चैलेंज UN 2012 में यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव था
जो जो फाओ के अंतर्गत स्टैब्लिश किया जाता है या फाओ के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। तो ये इनिशिएटिव को अगर लॉन्च करने की किसी को जिम्मेदारी दी गई थी तो इट वाज फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कल्टीवेशन इन इंडिया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड tea cultivation in India in the early 19th century. Tea requires a warm, humid climate with a temperature range of 10 degree to 20 degree Celsius. Annual rainfall between 50 to 100 centimeter. India is the largest producer of tea in the world. Which of the statements given above are incorrect? Incorrect statement पूछा है, एक गलत है, एक दो गलत है, 2 and 3 statements आर रॉन्ग, या तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपकी स्क्रीन पर है टी कल्टीवेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, कीवर्ड्स मार्क कर दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा और साथ देना है, 10 क्वेश्चन और दूर है। बस फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है ये भी बन जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी कल्टीवेशन इन इंडिया इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही माना जाएगा। ब्रिटिश ने टी कल्टीवेशन या फिर भारत में टी कल्टीवेशन की शुरुआत इन द अर्ली 19th सेंचुरी शुरू की थी। अब देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। टी रिक्वायर्स अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। अब वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो हाउ कैन बी द टेम्परेचर रेंज टू या इन बिटवीन द 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। कैसे 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज हो सकता है, और इस पर्टिकुलर डिग्री में, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ डिग्री में कैसे एनुअल रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर हो सकता है। क्योंकि अगर टी की बात की जाए तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत का जो पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए अपन असम की ही बात करें तो आप देखिएगा असम 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। वहीं अगर रेनफॉल की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक एवरेज रेनफॉल या फिर रेनफॉल होना चाहिए। एवरेज रेनफॉल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये रेनफॉल लिमिट है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत हो जाता है। और वहीं अगर बात की जाए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, तो भारत नहीं है। हाँ भारत के लोग चाय के शौकीन है, लेकिन चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया की रैंकिंग टी प्रोडक्शन में कौन सी है फिलहाल। तो यहां पर अपन आगे बढ़ते, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 2 and 3, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब इसका उल्टा भी अगर आप करो ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 में जो एमसीक्यू नंबर 40 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है 2 and 3। मतलब 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए शुरुआत जिस क्वेश्चन से करी थी, अभी लास्ट क्लास में एक और क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज लीगली बाइंडिंग। देखिए लीगली बाइंडिंग एंड फार्मर्स हैव द राइट टू डिमांड इट एज एन एंटाइटलमेंट। MSP for sugarcane is the only crop that has a statutory element due to its regulation under the Sugarcane Control Order 1966. Then third, the Commission for Agricultural Cost and Prices CACP recommends MSP based on factors such as cost of production, market trends, intercrop price parity. Which of the statements given above are correct? फिर से कितने स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, या फिर 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? एमएसपी इज लीगली बाइंडिंग एंड फार्मर्स हैव द राइट टू डिमांड इट एज एन एंटाइटलमेंट। तो यहां पर याद रखिएगा लीगली बाइंडिंग नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कौन सी क्रॉप में कितनी क्या एमएसपी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इट इज अप टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो लीगली बाइंडिंग नहीं है फिलहाल, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा डिबेट का मुद्दा चल रहा था कि ये लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, हर एक फार्मर को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो फिलहाल यहां गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एमएसपी फॉर शुगर केन। अब देखिए
मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि ओनली का क्राइटेरिया गलत होता है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आपको, ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने 100% गलत संभावना नहीं बोली है, ये मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूं, ठीक है। MSP for sugarcane, MSP for sugarcane is the only crop that has a statutory element due to its regulation under the sugarcane control order of 1966। तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1966 के अंतर्गत शुगर केन इज द ओनली क्रॉप दैट हैज अ स्टैट्यूटरी एलिमेंट एंड हैज इट्स ओन रेगुलेशन एंड ओन एमएसपी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इट इज स्पेशली फॉर शुगर केन, ठीक है, स्पेशली फॉर शुगर केन। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। और वहीं अगर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की बात की जाए, जैसे 1965 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था, यही तय करती है एमएसपी बेस्ड ऑन सच फैक्टर्स सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट ट्रेंड्स एंड इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब अगर वन को आप एलिमिनेट कर दोगे फिर से, है ना, तो यहां पर डी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, मतलब 41 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी बी 2 and 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर and farmers welfare to promote organic cotton farming in India. Second, the program uses QR based certification technology to ensure traceability across the supply chain. Third, the Cotton Textiles Export Promotion Council, Cotton Textile Export Promotion Council is the implementing agency for this program. Which of the following statements given above are correct? Static question है अपने आप में regarding the कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, इट इज कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम, कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। एक बार और मैंने दोहरा दिया, लेकिन फिर भी समझिएगा, इसे ये जो इनिशिएटिव है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, not by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to promote organic cotton farming in India। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो जाता है। अब अगर मुझे 2 and 3 का भी आइडिया नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आई कैन इजिली एलिमिनेट द रेस्ट 3 ऑप्शन। अब बात करते हैं, उल्टा सोचते हैं, मतलब यहां पर 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द और विथ रिस्पेक्ट टू द कस्तूरी कॉटन भारत। तो यहां पर देखिएगा, सेकंड क्या बोल रहा है, द प्रोग्राम यूजेस क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी टू एंश्योर ट्रेसेबिलिटी अक्रॉस द सप्लाई चेन, इसका फीचर है। Then the Cotton Textile Export Promotion Council, TexProCil, is the implementing agency for this program। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर Cotton Textile Export Promotion Council आ ही गया नाम। तो which of the statements given above are correct? तो वही बात है, 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा that will be B, 2 and 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statements describe मुश्क बुदजी राइस? अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मुश्क बुदजी राइस। It is a long grain variety of rice grown in the northeastern state of India, is known for its resistance to pests and diseases. Then it is a short grain aromatic rice indigenous to Kashmir, recently granted a geographical indication tag. Then it is a hybrid variety of basmati rice cultivated in the Indo-Gangetic plains, recognized for its high yield and export quality. Then it is a drought resistance rice variety developed through genetic modification, primarily grown in the Deccan Plateau। अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द मुश्क बुदजी राइस। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा ये सुर्खियों में रही है लास्ट ईयर, क्योंकि इसे जीआई टैग मिला था, जीआई टैग इसे मिल चुका है एंड इट इज बेसिकली बिलोंग्स टू कश्मीर। ठीक है, मुश्क बुदजी राइस। तो अब बात की जाए करेक्ट आंसर की, तो यहां पर एक ही आंसर है जो रिलेट कर रहा है डायरेक्टली। इट इज अ शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस
इंडिजीनियस टू कश्मीर, रिसेंटली ग्रांटेड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी can produce more than 4 generations of crop within a single year. National speed breeding crop facility, ठीक है। Second statement, the facility uses a highly controlled environment to accelerate the development of advanced crop varieties. Which of the statements are correct? ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पैटर्न पूरा सेम है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, पैटर्न पूरा सेम है। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा जाए ध्यान से, द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस मोर देन 4 जनरेशन ऑफ अ क्रॉप विद इन अ सिंगल ईयर। तो यहां पर ऐसे ग्रोथ चैम्बर्स बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे ग्रोथ चैम्बर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ चैम्बर्स बनाए जाते हैं जो बेसिकली जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसकी ड्यूरेशन में कमी लाती है और उसको प्रॉपर प्रोड्यूस करती है ड्यूरेशन को कम करते हुए। मतलब एक ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट करते हैं, यहां पर क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि एक साल के अंतर्गत आप 1 ईयर की ड्यूरेशन में आप नंबर ऑफ क्रॉप्स को वहां पर रोटेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस मोर देन 4 जनरेशन ऑफ अ क्रॉप विद इन अ सिंगल ईयर, ये बिल्कुल सही है। वही स्टेटमेंट 2 देखिए किस तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। द फैसिलिटी यूजेस अ हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड क्रॉप वैरायटीज। तो स्टेटमेंट 2 भी यहां पर सही है। तो अगर पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, direct seeding of rice, that is DSR method, consider the following statements. It eliminates the need for nursery preparation and transplantation of rice seedlings. DSR reduces methane emissions compared to the traditional budding method. Then it requires more irrigation cycles than the traditional method due to absence of puddling. How many of the above statements are correct? यहां पर कितने स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। कुछ समय के लिए बस इतना इमेजिन कर लिए कि आप एक किसान हैं और आप धान की खेती कर रहे हैं। फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली यहां पर इस तरीके से मेथड को यूज किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से वाटर का मिसयूज ना हो। पहली बात तो यह है, और एफिशिएंटली इसमें काम किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, यही इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। तो पहली बात तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर नर्सरी प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस सीडलिंग, ये बिल्कुल सही है। डीएसआर रिड्यूसेस मीथेन एमिशंस कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल पडलिंग मेथड, ये इसका अपने आप में फीचर है। यहां पर मीथेन एमिशन को ये बेसिकली कम करता है जो ट्रेडिशनल पडलिंग मेथड होती थी उसके कंपैरिजन में। लेकिन इट रिक्वायर्स मोर इरिगेशन ऑफ साइकिल, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि कोई भी अगर मेथड ला रहे हैं और इट इज रिक्वायरिंग द मोर वाटर, और इट इज, या फिर बोल सकते हैं ज्यादा पानी का उसमें उपयोग किया जा रहा है या ज्यादा वाटर और इरिगेशन साइकिल का उसमें उपयोग किया जा रहा है, यूज हो रहा है, तो वो अपने आप में कोई मेथड हमारे लिए कामगार तो नहीं हो सकती। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब अगर बात की जाए कितने स्टेटमेंट सही है, तो 45 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी ओनली 2, मतलब बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एप्पल कल्टीवेशन। एप्पल कल्टीवेशन, अब बन जाइए ऐसे किसान जो एप्पल को उगाता है, ठीक है, एप्पल की खेती करता है, कुल मिला के ये बात आ रही है। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड। पहली चीज, एप्पल ट्रीज थ्राइव इन वेट टेम्परेट climate with an annual rainfall of 150
to 175 सेंटीमीटर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द वर्ल्ड। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में सोचिएगा थोड़ा कि यहां पर टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है, वेट, टेम्परेट, क्लाइमेट। तो पहली बात तो वेट भी है, टेम्परेट भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी है। और अगर आप बोल रहे हैं कि 150 से 175 सेंटीमीटर इसका एनुअल रेनफॉल होना चाहिए, तो ये तो एक प्रकार से हैवी रेनफॉल का हो जाता है। तो यहां पर पर्टिकुलरली टेम्परेट क्लाइमेट भले ही आ रहा है, लेकिन मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल। और जब भी कभी मॉडरेट रेनफॉल की बात आती है तो इट रेंजेस इन बिटवीन टू 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, नॉट एक्सीडिंग 150 सेंटीमीटर। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मैंने बोला था आप किसान बन जाइए, आप खुद सोचिए अगर 150 से 175 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा एप्पल के हिसाब से, एप्पल ट्रीज के कल्टीवेशन के हिसाब से, तो अपने आप में पेड़ ही खराब हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही सिस्टमैटिकली इनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब अगर बात की जाए कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पूछा जा रहा है कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो क्योंकि सिर्फ 1 इज करेक्ट, 1 ओनली, तो 46 एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Then NHB promotes a cold chain infrastructure, encourages a cluster-based approach to horticulture production. Which of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 47। तो पहली बात तो देखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात की जाए तो इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी। तो जब किसी बॉडी में ऑटोनॉमस जुड़ता है तो मतलब उसके ऊपर कोई और इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो अगर ये लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये गलत हो जाता है। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी स्टैट्यूटरी नहीं है। और दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में ये कार्यरत भी नहीं है या काम नहीं करती है। इट डजंट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, इट प्रमोट्स अ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनकरेजेस अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं कितने स्टेटमेंट यहां पर सही थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी 2, मतलब बी ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 अंडर द रबर एक्ट 1947। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रबर बोर्ड इज लोकेटेड इन गंतूर, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 48। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक है, बन जाएगा बहुत आराम से आपसे। चलिए ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे सकते, इजी क्वेश्चन है ना। देखिए, द बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 अंडर द रबर बोर्ड एक्ट 1947। ये बिल्कुल सही है। इसको रबर एक्ट 1947 के अंतर्गत ही स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1947। और इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर केरला में है, और वो भी कोट्टायम, केरला। तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कोट्टायम केरला में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो वो 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब यहां पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको सिर्फ हेडक्वार्टर भी पता है, वैसे तो सामान्यतः अपन को ज्यादातर हेडक्वार्टर वैसे भी याद रखने पड़ते हैं जब अपन बोर्ड्स की बात करते हैं, तो 3 को भी अगर आप एलिमिनेट कर दोगे ना, तो बी डी सी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है ए, 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्लैक पेपर कल्टीवेशन इन इंडिया। ब्लैक पेपर इज ऑफन रिफर्ड टू एज द किंग ऑफ स्पाइसेस। India is the largest producer of black pepper globally, with Vietnam being the second largest producer. It thrives in cold, dry climates with temperatures between 5 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. How many of the above statements are correct? One only, two only, all three, या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर है 49th क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। अगर आप कीवर्ड्स को मार्क करेंगे आसानी से आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस रखिएगा, सारा का सारा आपके सामने है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इधर ध्यान से देखिए, इसी के हिसाब से अपन समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ब्लैक पेपर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ स्पाइसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और याद रखिएगा, जब भी अपन स्पाइसेस की बात करते हैं तो स्पाइसेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है बेसिकली। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब आपका नियर अबाउट इक्वेटर है, तो इक्वेटर के अराउंड होने के कारण आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। पहली चीज। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर ग्लोबली विथ वियतनाम बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये बिल्कुल गलत है। अगर रैंकिंग की बात की जाए ब्लैक पेपर की पर्टिकुलरली, लिख देता हूं मैं ब्लैक पेपर पर्टिकुलरली, तो यहां पर फर्स्ट रैंक पे आ जाता है वियतनाम, सेकेंड रैंक पे आ जाता है ब्राजील, देन थर्ड रैंक पे आ जाता है इंडिया। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, इट थ्राइव्स इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट्स विद इन टेम्परेचर बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वियतनाम की बात की जाए, ब्राजील की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, दे ऑल आर लोकेटेड इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, या इक्वेटर के नियर अबाउट है या ट्रॉपिक्स के बीच में ही है। तो ट्रॉपिक्स में तो ना कोल्ड होता है ना ड्राई क्लाइमेट होता है, बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट कंडीशन होती है। एवरेज टेम्परेचर भी देखा जाए तो इन बिटवीन 20 से 30 डिग्री आप सेल्सियस बोल सकते हैं। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अब पूछा क्या गया है, कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही है तो यहां पर 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ए, ओनली वन। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनो यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नैनो यूरिया हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 85 to 90%, सिग्निफिकेंटली हायर देन कन्वेंशनल यूरिया। इट इज अप्लाइड थ्रू foliar fertilization ensuring targeted nutrient delivery. Nano urea has constantly or consistently resulted in higher crop yields compared to conventional nitrogen fertilizers. Which of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? फटाफट अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन एग्रीकल्चर बेस्ड। तो यहां देखिएगा, अगर फर्स्ट की बात करें स्टेटमेंट की, नैनो यूरिया हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 85 to 90%, सिग्निफिकेंटली हायर देन कन्वेंशनल यूरिया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, नैनो यूरिया के पास 85 से 90% एफिशिएंसी ज्यादा होती है जब आप कन्वेंशनल यूरिया की बात करते हैं। इट इज अप्लाइड थ्रू foliar fertilization ensuring targeted nutrient delivery, ये भी सही है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, इसने कंसिस्टेंटली कोई रिजल्ट नहीं दिया है व्हेन वी कंसीडर और व्हेन वी टॉक अबाउट द हायर क्रॉप यील्ड। तो यहां पर बात यही हो रही है, नैनो यूरिया हैज कंसिस्टेंटली रिजल्टेड इन हायर क्रॉप यील्ड कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो कंपैरिजन भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर फिलहाल गलत हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए 3 को अगर आप फिर से एलिमिनेट कर दोगे तो यहां पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बच रहा है दैट विल बी 50th का ए, 1 and 2। तो इसी के साथ आपके जो 50 एमसीक्यू बेस्ड एग्रीकल्चर क्वेश्चन थे वो भी समाप्त होते हैं।
और आपकी जो उड़ान सीरीज थी उसका भी आज फाइनली सेशन एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा, और मेरा यह प्रयास था कि जिस तरीके से पेपर क्रिएट किया गया था वो भी किसी एक सब्जेक्ट बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड 50 एमसीक्यूज, उसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि अभी भी हमारे पास ऐसे कौन से सेक्टर है जिसे कवर करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप अपने ऊपर बस भरोसा बनाए रखिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बस कुछ करना है तो बस इतना करना है कि हमें हमारा बेस्ट देना है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नई सीरीज में। जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।